Good morning, students. A very good morning to all of you. देखिए स्टूडेंट्स, मैं वोकेबलरी के आपके 2-3 सेशन ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकेबलरी का कितना वेटेज है और वोकेबलरी हमको प्रिपेयर कैसे करनी है, वोकेबलरी याद करने में निमोनिक्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो इन सब बातों पर मैंने पिछले 2-3 सेशंस में डिस्कशन कर लिया है और आज से हम अपना वोकेबलरी का लेसन शुरू करेंगे। वोकेबलरी हमें कैसे पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर रूट वर्ड से आप वोकेबलरी पढ़ाएंगे क्या। तो रूट वर्ड से भी हम कुछ वोकेबलरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वोकेबलरी को मैं आपको डेली 20 to 25 वर्ड्स में आपको पढ़ाऊंगा। ए लेटर से जो स्पेलिंग से स्टार्ट होती हैं, बी लेटर से जो स्टार्ट होती हैं, सी लेटर से, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे। क्लियर है? तो हम पहला वर्ड लेते हैं। आपका वर्ड है एब्रीविएट। और इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी वर्ड जैसे आप याद करते हैं तो उसका बेसिक वर्ड, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक वर्ड दिया ब्यूटी, तो ब्यूटी से एक वर्ड क्या बन जाएगा? ब्यूटी से आपका एक वर्ड बन जाएगा ब्यूटीफुल। इसी तरीके से इसकी वर्ब क्या बन जाएगी? ब्यूटीफाई। इसका एडवर्ब क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुली। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपको मीनिंग निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है। तो ब्यूटीफुल उसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, सुंदर हो गया। ब्यूटीफाई किसी चीज की सुंदरता को बढ़ाना, उसको सुंदर बनाना। ब्यूटीफुल उसकी एडवर्ब फॉर्म हो गई। तो बेसिक वर्ड से आपको आइडिया लग सकता है और उसी के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग आसानी से बना लेंगे। और किसी भी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डिक्शनरी में से तुरंत उस चीज को क्लियर करें। बाकी धीरे धीरे आपको ये हैबिट हो जाएगी, आपको तुरंत पार्ट ऑफ स्पीच का आइडिया लगने लग जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पर अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपको डाउट है, तो डिक्शनरी से तुरंत उस चीज को क्लियर करें, क्योंकि ये चीजें आपको ग्रामर में कॉमन एरर्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेंगी। और जब आप वोकेबलरी की तरह उन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो एब्रीविएट का मीनिंग बताइए। देखिए, अगर मैं इसको लिखूं टू मेक ए वर्ड ए फ्रेज और ए नेम शॉर्टर, किसी भी शब्द को या फ्रेज को या किसी नाम को छोटा करना, यह आपका एब्रीविएट कहलाता है। जो स्पेलिंग पढ़ने में आसान है तो उनको आप सीधा याद कर सकते हैं। जैसे, और इसके पहले वाले सेशंस में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि वर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो हम उसको सहूलियत के अकॉर्डिंग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको लिया अब्री, ABBRE, और यहां पर आप ले लीजिए VIAT, अब्रीविएट। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, मैंने एक वर्ड लिया प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम का अगर मैं P ले लूं और मिनिस्टर का मैं M ले लूं तो ये इसकी क्या हो गई? ये मैंने इस वर्ड को, फ्रेज को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये जो मैंने PM लिखा, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया? एब्रीविएट कर दिया। यह इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है। तो एब्रीविएट होता है किसी भी बड़े शब्द को, किसी फ्रेज को, किसी नाम को छोटा करना। ठीक है? और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं टू शॉर्टन, छोटा करना। ये इसका सिनोनिम हो गया, टू शॉर्टन, छोटा करना। और एब्रीविएट की अगर नाउन फॉर्म की हम बात करें तो एब्री और VIA, अभी जो लास्ट में TE आपने लिखा था, इसको हम क्या कर देंगे? TION, एब्रीविएशन। तो जो एब्रीविएशन है ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? नाउन। और जो एब्रीविएट मैंने अभी लिखा है ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? ये इसकी
वर्ब फॉर्म हो गई। मीनिंग मैंने आपको इसका समझा दिया, टू मेक अ वर्ड, अ फ्रेज और ए नेम शॉर्टर, किसी शब्द को, किसी फ्रेज को या किसी नाम को छोटा करना। और अगर आप सिनोनिम की बात करें तो एब्रीवेट का सिनोनिम होगा टू शॉर्टन, छोटा कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ए बी ई डबल आर ए टी आई ओ एन, ए बी ई डबल आर ए टी आई ओ एन। कई लोगों को इसमें डाउट रहता है, जैसे एब्रीवेट के स्टार्टिंग में हमने ए डबल बी लिखा था, तो कई लोग इसमें जल्दबाजी में ए डबल बी कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ए बी ई डबल आर ए टी आई ओ एन, एबरेशन। एबरेशन का मीनिंग बताइए। एबरेशन का अगर हम मीनिंग देखें, मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश में जितना एक्सप्लेन करके हो सकता है समझा रहा हूं, क्योंकि ये आपके वन वर्ड में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और जहां पर हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि हम उस चीज को इंग्लिश में समझें। अ वे ऑफ बिहेविंग, अ वे ऑफ बिहेविंग that is not usual or may be unacceptable। एबरेशन का मतलब है कि व्यवहार करने का एक ऐसा तरीका जो सामान्य ना हो। जैसा हम सामान्य तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं, तो व्यक्ति उस तरीके से व्यवहार ना करे, लेकिन ये एक तरीके से ऑफेंसिव मान लीजिए कि हालांकि उसका बिहेव करने का जो तरीका है वो यूजुअल तो नहीं है, सामान्य तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा है मे बी अनएक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एक गलत तरीके से लोगों से व्यवहार करना। तो एबरेशन का मतलब है अ वे ऑफ बिहेविंग, बिहेव करने का एक ऐसा तरीका जो कि सामान्य ना हो, दैट इज नॉट यूजुअल और मे बी अनएक्सेप्टेबल, और अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है कि वो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाए, व्यवहार करने का एक तरीके से गलत तरीका। एबरेशन स्पेलिंग याद रहेगी, ए बी ई डबल आर ए टी आई ओ एन। आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, ये स्पेलिंग जब भी आती है तो स्टार्टिंग में डबल बी दे देता है, ए डबल बी ई डबल आर ए टी आई ओ एन, या ए डबल बी ई आर ए टी आई ओ एन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर बी लेटर एक बार है और आर लेटर दो बार है, ये सही है। जहां पर अगर वो बी लेटर दो बार लिख कर दे रहा है तो ये स्पेलिंग आपकी गलत है। ए बी ई डबल आर ए टी आई ओ एन, एबरेशन। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मैंने आपको एक वर्ड लिख कर दिया, अबहॉर। अबहॉर आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब है। अबहॉर का मतलब, अबहॉर का मतलब है टू हेट समथिंग। ये ध्यान रखना, जहां पर भी मैं एस टी एच लिखूंगा तो ये आपके समथिंग की शॉर्ट फॉर्म है, और जहां पर भी मैं एस बी लिखूंगा तो ये आपके somebody की शॉर्ट फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में दी हुई है। एस बी का मतलब होता है somebody और एस टी एच का मतलब होता है समथिंग। ठीक, तो अबहॉर का मतलब है टू हेट समथिंग, किसी चीज से घृणा करना, नफरत करना। एक वर्ड आपने सुना होगा एल ओ ए टी एच ई, लोथ, घृणा करना, नफरत करना। डिटेस्ट, डी ई टी ई एस टी, घृणा करना, नफरत करना। तो अबहॉर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर है, किसी चीज से नफरत करना। उसके अगर सिनोनिम की हम बात करें तो एक सिनोनिम आपका क्या हो गया, हेट समथिंग। ये बहुत इजी वर्ड है, ये वर्ड ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हेट डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आने वाला शब्द है। और लोथ और डिटेस्ट ये भी आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली काम में नहीं लिए जाते। तो अबहॉर का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है।
अब मैंने अबहॉर से एक वर्ड बनाया अबहॉरेंट। ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या था, वर्ब, और ये आपका है एडजेक्टिव अबहॉरेंट। अबहॉरेंट, अब देखो अगर मैं सीधा अबहॉरेंट वर्ड देता तो हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स एकदम से आइडिया नहीं लगा पाते। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अबहॉरेंट का मतलब कहीं ना कहीं घृणा से तो है। तो देखो इसका हम एक मीनिंग ले सकते हैं, कॉजिंग डिस्गस्ट, एक वर्ड ये ले लिया। और बताइए आप क्या एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। कॉजिंग डिस्गस्ट, जिस चीज से आपके मन में घृणा की भावना पैदा हो, कोई भी ऐसी चीज, तो हम उसको अबहॉरेंट कह सकते हैं। और इसके अलावा कॉजिंग हेट्रेड। हेट्रेड पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन होता है, अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डिसलाइक की फीलिंग होना। तो कॉजिंग डिस्गस्ट कर लो, कॉजिंग हेट्रेड कर लो। और एक वर्ड आपने और सुना होगा, रिपग्नेंट। तो ये इसके सिनोनिम हो गए, रिपग्नेंट। तो अब देखो जैसे अगर मैं आपको इसको हिंदी में कहूं तो घृणित लिख लीजिए, या और दूसरे वर्ड्स में लिखें तो घिनौना लिख लीजिए, कि कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर या जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज्यादा घृणा पैदा हो जाए। कोई व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, या कोई भी ऐसी बात जिससे आपको बहुत ज्यादा घृणा है, नफरत है, तो वो आपके लिए क्या हो गई, अबहॉरेंट। कि उसको देखकर या उस चीज से आपके मन में बहुत ज्यादा डिस्गस्ट पैदा हो जाती है, कॉजिंग डिस्गस्ट, कॉजिंग हैट्रेड या रिपग्नेंट। ठीक है, तो अबहॉर का मीनिंग क्लियर था। अबहॉर से हमने वर्ड क्या बनाया, अबहॉरेंट। अबहॉरेंट के अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो कॉजिंग डिस्गस्ट, जिस चीज से डिस्गस्ट या घृणा पैदा हो जाए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, घृणित या घिनौना। कॉजिंग हैट्रेड, या हम क्या कह सकते हैं, रिपग्नेंट। ये जो भी वर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, या तो आप एक नोटबुक लेकर बैठिए, आप उसमें कॉपी पेन से अपने पेन वगैरह से उसको नोट करते रहिए, और या फिर जहां पर भी आपको लगे कि भाई वर्ड पूरा हो गया तो आप उसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाद में जब आप फुर्सत में बैठे तो आप उसमें लिखते रहिए। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। देखो मैंने आपको एक वर्ड लिखकर दिया, नॉर्मल। नॉर्मल का अगर हम ऑपोजिट वर्ड बनाए तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एब नॉर्मल। क्लियर है, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, एब नॉर्मल। अब एब नॉर्मल से मैंने वर्ड बनाया एबनॉर्मेलिटी। तो नॉर्मल का मतलब जो चीज सामान्य है, उसका ऑपोजिट हो गया एबनॉर्मल। जो चीज सामान्य से हटकर है, असामान्य है, और उसकी नाउन फॉर्म हो गई एबनॉर्मेलिटी। तो एबनॉर्मलिटी का मतलब है एन एबनॉर्मल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि कोई बच्चा है तो वो जन्म के समय उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, उसमें कोई एबनॉर्मल फीचर आ गया, ठीक है, कोई विकृति कह लो, जो भी है, तो वो उस सेंस में है एबनॉर्मलिटी, कि कोई भी एबनॉर्मल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, कि वो बच्चा सामान्य नहीं कहा जा सकता, उसमें कोई असामान्यता आ गई है, तो हम उसको फिर एबनॉर्मलिटी बोलेंगे। तो एबनॉर्मलिटी आपकी नाउन फॉर्म है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, एन एबनॉर्मल फीचर, कि जो चीज नॉर्मल नहीं है, जो चीज सामान्य नहीं है, एबनॉर्मल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर एक वर्ड है ABORIGINE। कई स्टूडेंट इसको बोलते हैं अबोरिजाइन। मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि हम जब वोकेबलरी पढ़ेंगे तो मैं साथ में उसको आपको प्रोनाउंस करना भी बताऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस चीज को सीख सकते हैं। कई बार स्पेलिंग को याद करने के लिए हम जबरदस्ती कोई गलत प्रोनाउंसिएशन बना लेते हैं, चलो वो इनिशियल स्टेज पर ठीक है। अगर आप इसको अबोरिजाइन कहते हैं, ABORI अबोरी और GINE जाइन, तो हो सकता है स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी, पर ये मैं एकदम स्पष्ट बता दूं कि ये इस स्पेलिंग का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। अबोरिजाइन ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये स्पेलिंग इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं की जाती। तो एक तो मुझे आप प्रोनाउंस करके बताइए। देखो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एबरीजनी। अब मैं लिखकर तो आपको खैर एकदम एग्जैक्टली नहीं समझा सकता, आप सुन लीजिए, एबरीजनी, ABORIGINE। हालांकि आप अगर अबोरिजाइन बोलते हैं तो एक इनिशियल स्टेज पर आपको स्पेलिंग याद करने में जरूर हेल्प मिल जाएगी। ABORI अबोरी और GINE जाइन। अबोरिजाइन वो स्पेलिंग याद करने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली हम इसको क्या बोलेंगे, एबरीजनी। ठीक है। मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें, ए मेंबर ऑफ द रेस ऑफ पीपल आगे बताइए, ए मेंबर ऑफ द रेस ऑफ पीपल हु वर the original people living in a country। जिसको आप हिंदी में एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी जगह के, क्षेत्र के या देश के मूल निवासी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सेंटेंस आपके वन वर्ड में आ जाता है, ए मेंबर ऑफ द रेस ऑफ पीपल, कि ऐसे लोगों के जाति का व्यक्ति, हु वर द ओरिजिनल पीपल, जो कि मूल निवासी थे किसी देश में, जो रह रहे थे लिविंग इन अ कंट्री। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे दूं और इसके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में अबोरिजाइन दे दूं, तो क्या आपका ये वन वर्ड तैयार नहीं हुआ? क्योंकि वन वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको पूरे सेंटेंस के बदले में एक शब्द चूज करना होता है, उस शब्द की वो एक्सप्लेनेशन होती है। तो एक्सप्लेनेशन ही तो है। तो एक तरीके से आप लोग वोकैबुलरी भी याद कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जो एज अ वन वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये वर्ड आपके वन वर्ड में भी कई बार पूछा हुआ भी है। और मैंने इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको क्या कहा, एबरीजिनी, ABORIGINE, एबरीजिनी, a member of the race of people who were the original people living in a country, जो कि किसी भी देश में रहने वाले मूल निवासी होते हैं। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ABSCISSION। ये आपके बायोलॉजी का वर्ड है। कुछ लेटर्स के ग्रुप आपको याद रखने होंगे, वो आपके एज इट इज किसी भी स्पेलिंग में आएंगे तो सारे लेटर्स मिलकर एक ग्रुप के फॉर्म में आएंगे। तो चीजें आप धीरे धीरे देखना। जैसे मैं इसमें अगर एक पार्ट अंडरलाइन करूं, SCISSION, कोई भी स्पेलिंग होगी तो ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज स्पेलिंग में आपको दिखाई देगा। आगे के जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे तो काफी सारी स्पेलिंग्स में ये आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अभी इसको
अगर हम एक प्रोनाउंसिएशन के तौर पे देखें तो ए बी को आप अलग रख लो, एब्सिशन, श की साउंड आती है, एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब ABSCISSION, एब्सिशन। देखिए मैंने आपसे कहा कि बायोलॉजी का वर्ड है द नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। किसी प्लांट के, पौधे के पार्ट्स का नेचुरली अलग अलग हो जाना। जैसे कोई भी मान लो पौधा है तो उसकी पत्तियां सूख गई, उस पर जो फूल थे वो सूख गए, वो झड़ गए, तो नेचुरली उनका अलग अलग हो जाना, नेचुरल डिटैचमेंट। ऐसा नहीं कि आप उसको हाथ से तोड़ दें, उसकी पत्तियां तोड़ दें, उसके जो भी था पौधे के जो अलग अलग पार्ट्स उनको आप तोड़ दें। नेचुरली वो चीज अलग अलग होनी चाहिए। द नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, किसी भी प्लांट के पार्ट्स का नेचुरली अलग अलग होना, वो आपका कहलाता है एब्सिशन। ABSCISSION, ABSCISSION, एब्सिशन। ठीक है। और हिंदी में इसके लिए एक वर्ड है, आपने अगर सुना हो, अपच्छेदन। ये जब मैंने डिक्शनरी में इसको सर्च किया था तो मुझे वर्ड मिला था। बाकी अब जैसे मान लो इसी वर्ड को ले लो, अगर ये वन वर्ड में आ गया, द नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो और चार आपको ऑप्शन दे दी, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एब्सिजन। स्पेलिंग आपको याद रहेगी, ABSCISSION, एब्सिजन। क्लियर? लिख लीजिए। एक वर्ड मैंने आपको दिया, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब हर कोई जानता है, अनुपस्थित। अब ये जो एब्सेंट वर्ड है, इसमें से ये जो टी है, इसकी जगह आप क्या लगा लो? सीई, एब्सेंस। तो ये आपकी नाउन फॉर्म हो गई। अगर वैसे तो एब्सेंस का मीनिंग सबको मालूम है, पर मैं एक एक्सप्लेनेशन करने के तौर पे लिख देता हूं। द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम ए प्लेस, किसी जगह से दूर होना, मतलब जिस जगह पर आपको होना चाहिए था वहां पर आप नहीं है, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? अनुपस्थिति, एब्सेंस। तो एब्सेंट की स्पेलिंग हर किसी को मालूम रहती है, ABSENT, एब्सेंट। उसकी अगर आप नाउन फॉर्म बनाएंगे तो लास्ट में टी लेटर की जगह CE यूज कर लीजिएगा, एब्सेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एब्सेंस से एक सेंटेंस बनाना है, मैंने आपसे एक बात बोली भी थी कि अगर आप इन शब्दों को डे टू डे लाइफ में या सेंटेंसेस में काम में लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। ये आपकी इंग्लिश को एक अलग ही लेवल तक इंप्रूव कर देगा। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया, द decision was made in my absence। जो डिसीजन था वो मेरी अनुपस्थिति में लिया गया था, मतलब मैं उस समय वहां पर उपस्थित नहीं था, तो मेरी अनुपस्थिति में लोगों ने वो डिसीजन ले लिया। जैसे आप मान लीजिए किसी कमेटी के मेंबर हैं और उस कमेटी के जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं आपके अलावा, उन लोगों ने मिलकर कोई निर्णय ले लिया और आप उस समय वहां पर नहीं थे। द डिसीजन वॉज मेड इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में वो निर्णय लिया गया। तो एब्सेंस बहुत इजी स्पेलिंग है, चाहे तो लिख लीजिए। फिर हमने एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं,
एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस का मतलब एब्सटीनेंस आपके वन वर्ड के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, अ प्रैक्टिस ऑफ नॉट अलाउइंग योर सेल्फ समथिंग, कि अपने आप को किसी चीज को अलाउ ना करना, वो चीज क्या है? तो उन्होंने लिखा है स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक्स और सेक्स फॉर moral reasons, for moral reasons। एब्सटिनेंस एक क्वालिटी होती है। एब्सटिनेंस जो वर्ड है आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एक नाउन है। अ प्रैक्टिस ऑफ नॉट अलाउइंग योर सेल्फ, कि अपने आप को अलाउ ना करना। इसको और भी अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रैक्टिस ऑफ रेस्ट्रेनिंग वन सेल्फ, अपने आप को किसी चीज में इंडल्ज होने से रोक लेना। अब वो चीज क्या है? तो उन्होंने आगे स्पेशली लिखा ए प्रैक्टिस ऑफ नॉट अलाउइंग योर सेल्फ, अपने आप को अलाउ ना करना। क्या अलाउ ना करना? स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कि आप शराब ना पिए, या उसके आगे मैंने कहा और सेक्स, कि आप इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और क्यों इन्वॉल्व ना हो? फॉर मॉरल रीजंस, कि आपके मॉरल रीजंस हैं, नैतिकता के नाते आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब पीने में या इस टाइप की चीजें करने में अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपके अंदर एब्सटीनेंस की क्वालिटी है। इस क्वालिटी को क्या कहा जाएगा? एब्सटीनेंस। स्पेलिंग बहुत क्लियर है, ABSTINENC। देखिए एक बार ध्यान रखिए, जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन याद रखते हैं, 90% शब्दों का अगर आप प्रोनाउंसिएशन भी याद रखेंगे तो आप उसको आसानी से स्पेल आउट कर लेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग बिल्कुल जिनकी अलग जाती है और जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग जाता है। जैसे अभी मैंने वर्ड का आपको एब्रिजिनी, अब वैसे मैं एब्रिजिनी बोलूंगा तो शायद आपको मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन स्पेलिंग हमें जब हम उसकी लिखते हैं तो मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अबोरिजाइन बोलते हुए सुना है। ठीक है, तो कई बार प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग बनाने में हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं है। जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, आप अगर उसको सही तरीके से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप उसकी स्पेलिंग बना लेंगे। तो एब्सटिनेंस बहुत क्लियर है, ABSTITNENCE, एब्सटिनेंस। क्लियर? तो इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है? एब्सटिनेंस। अब इसी में अगर हम इसी में बात करें तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी एब्सटिनेंट। तो एब्सटिनेंट कौन हो गया? वो व्यक्ति हो गया। तो मैं इस बात को यहां से लिख सकता हूं नॉट से, नॉट अलाउइंग योर सेल्फ, और यहां से लेके और यहां तक का ये पूरा एक्सप्लेनेशन एज इट इज आ जाएगा। तो जैसे मान लो आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं कि जैसे मैंने एक वर्ड लिया ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ईमानदारी। अब जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी पाई जाएगी, जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी पाई जाएगी, वो व्यक्ति क्या हो गया? वो व्यक्ति ऑनेस्ट हुआ, नहीं हुआ? तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव फॉर्म है, वो व्यक्ति ऑनेस्ट हो गया, और ऑनेस्टी उसमें पाई जाने वाली क्वालिटी हो गई। तो एब्सटिनेंस वो क्वालिटी है कि आप अपने आप को गलत चीजों में इन्वॉल्व होने से रोक लेते हैं, ये तो क्वालिटी है एब्सटिनेंस। और जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? एब्सटिनेंट, ABSTINENT। तो हम यहां से उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, नॉट अलाउइंग योर सेल्फ समथिंग, स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक्स और सेक्स फॉर मॉरल रीजंस। ठीक है, तो एब्सटिनेंस और एब्सटिनेंट आप लोगों का क्लियर हुआ? इसको लिख लीजिए। एक बहुत सिंपल सा वर्ड है
एबंडेंस, ये मैंने दो स्पेलिंग आपके सामने लिखी, और फर्क किस चीज का है, लास्ट में ए एन सी ई या ई एन सी, एबंडेंस, ए बी यू एन डी ए एन सी ई और डी ई एन सी, एबंडेंस। किसको मानेंगे? जिसमें लास्ट में ए एन सी ई है, या आप ये याद रखिए कि एबंडेंस की स्पेलिंग में डांस की स्पेलिंग इन्वॉल्व होती है, डी ए एन सी ई, डांस। हालांकि बोलते एबंडेंस है, एबंडांस बोलने मत लग जाना, एबंडेंस किसी चीज की अधिकता या प्रचुरता होना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप इसको बहुत इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं, a large quantity that is more than enough। किसी चीज की अधिकता, हिंदी में चाहें तो आप अधिकता लिख लें, या प्रचुरता होना, किसी चीज की अधिकता या प्रचुरता होना, अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, जितना आपको चाहिए, इनफ पर्याप्त, उससे ज्यादा वो चीज आपके पास अवेलेबल है, बहुतायत में है, तो उस स्थिति को आप क्या कह सकते हैं, एबंडेंस। एबंडेंस की स्पेलिंग में डी ए एन सी ई आता है, इस बात का ध्यान रखिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इस वर्ड को बोलते कैसे हैं? देखिए, हालांकि पूरी इंग्लिश की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ज्यादातर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जहां पर भी ये दो सी एक साथ आ जाएं, तो पहले सी की जो साउंड होगी वो कै की होगी, और दूसरे सी की जो साउंड होगी वो स की होगी। आप इसको अगर एसिलरेट बोलते हैं, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी ई, एसिलरेट, तो आप गलत बोल रहे हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा एक्सीलरेट। अ के बाद में आप क्या लगाएंगे, एक, और फिर सीलरेट। पहले सी की साउंड कै पे जाएगी, दूसरे सी की साउंड से पे जाएगी। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, हालांकि वर्ड आगे जाकर आ जाएगा, तो आप इसको एसिडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, तो पहले तो आप क्या लगाते हैं, इसका एक, और फिर इसका से आता है एक्सीडेंट, ये तो बोलते हैं, पहले सी का क्या और दूसरे सी का से, एक्सीडेंट। क्लियर है? तो ज्यादातर केस में जब ये दोनों सी लेटर एक साथ आते हैं, तो पहले सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दूसरे सी का से होता है एक्सीलरेट, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी ई। एक यहां तक ले लो एक्सी, और दूसरा यहां से ले लो एल ई आर ए टी, एक्सीलरेट। इसका मीनिंग क्या होगा, टू मेक समथिंग हैपन फास्टर, और आप लिख सकते हैं मोर क्विकली, या यहां भी लिख सकता हूं मैं टू गो फास्टर। जब आप बाइक में होते हैं, कार में होते हैं, तो एक्सीलरेटर होता है, तो एक्सीलरेटर इसी की नाउन फॉर्म है, एक्सीलरेट में ही आगे जाके आप क्या कर देते हो, टी और एक्सीलरेटर। तो जब आप एक्सीलरेटर को खींचते हैं, तो आपके व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? तो वो इसका काम है। एक्सीलरेट का मतलब स्पीड को बढ़ाना, किसी चीज की स्पीड को तेज करना, टू गो फास्टर, तेजी से जाना, टू इंक्रीज द स्पीड भी कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज करना। तो एक्सीलरेट की स्पेलिंग क्लियर है, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी ई, एक्सीलरेट। और अगर हम इसकी नाउन फॉर्म पे जाना चाहें तो एक्सीलरेटर। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं,
एक्सीलरेट के अगर हम एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा? तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है डेसिलरेट, DECELERAT। डेसिलरेट होता है किसी चीज की स्पीड को कम कर देना, एक्सीलरेट स्पीड को बढ़ाना, डेसिलरेट स्पीड को कम कर देना। तो उसका एक एंटोनिम भी आप याद रख सकते हैं, डेसिलरेट, एक्सीलरेट के साथ साथ, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। अब एक वर्ड देता हूं, ACCENTUATE। अब जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दो सी एक साथ आएंगे तो पहले को क्या बोलोगे और दूसरे को क्या बोलोगे? तो पहले सी का प्रोनाउंसिएशन जाएगा क्या पे? एक्सेंचुएट, यानी कि एसेंचुएट बोल दो, एक्सेंचुएट। तो पहले सी का क, एक, और फिर सी से स, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट आपका डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा ये वर्ड काम में नहीं आता, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड है। एक्सेंचुएट को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक तो आप लिख सकते हैं टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी बात पर जोर देना। अब एक्सेंचुएट, मान लो ये एग्जाम में वर्ड आ गया और इसके नीचे 4 ABCD ऑप्शन दे दिए, एम्फेसाइज या और कोई 3 वर्ड दे दिए, तो एम्फेसाइज एक्सेंचुएट का सिनोनिम हुआ कि नहीं हुआ? किसी बात पर जोर देना, फोकस करना, टू एम्फेसाइज समथिंग। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। तो वही वाली बात है कि किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देना, एम्फेसाइज करना, या इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना कि वो लोगों के ज्यादा नोटिस में आए। टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, किसी चीज को ज्यादा नोटिसेबल बनाना, एक्सेंचुएट, ACCEN। अब आपको जैसे प्रोनाउंसिएशन क्लियर है तो आप इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, ACCEN एक्सेंट और TUATE एक्सेंचुएट। बाकी वर्ड कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, एक बार में आप एक बार 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक्सेंचुएट, टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज पर जोर देना, फोकस करना। टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल, किसी चीज को ज्यादा नोटिसेबल बनाना। लिख लीजिए। फिर मैंने एक वर्ड लिया एक्सेप्ट, इसमें भी आप वो चीज नोटिस करो, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट। अगर हिंदी में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूं तो पहले सी का क्या होगा? कै, और दूसरे सी का क्या होगा? से। एक्सेप्ट, ठीक है, किसी चीज को स्वीकार करना। और इसी में मैं ईडी लगा दूं, एक्सेप्टेड, तो हम इसको लिख सकते हैं स्वीकारा हुआ, जिस चीज को स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकृत या स्वीकारा हुआ, एक्सेप्टेड। क्लियर? अब एक्सेप्टेड के अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो मैं इसमें लिख सकता हूं रिजेक्टेड या रिफ्यूज्ड। रिजेक्टेड या रिफ्यूज्ड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझानी है। आप चाहे आपसे एग्जाम में किसी भी वर्ड का चाहे सिनोनिम पूछा जाए या एंटोनिम पूछा जाए, इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो दोनों शब्द हैं वो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए। अगर मैंने एग्जाम में एक्सेप्ट वर्ड दे दिया और इसका विलोम पूछ लिया और एक जगह मैंने लिख दिया रिजेक्ट और एक जगह मैंने लिख दिया रिजेक्टेड और आपने जल्दबाजी में टिक मार दिया रिजेक्टेड पर, तो आपने बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात कर दी। क्योंकि अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसका विलोम शब्द बनेगी, एक्सेप्ट का रिजेक्ट। अगर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड तो इसका विलोम शब्द कौन बनेगा? रिजेक्टेड। ये ध्यान रखना। अगर एडजेक्टिव है तो उसका विलोम शब्द एडजेक्टिव ही होना चाहिए, वर्ब है तो वर्ब होनी चाहिए,
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म होगी। इस बात का ध्यान रखिए, कई बार हम मीनिंग तो देख लेते हैं लेकिन हम पार्ट ऑफ स्पीच पे गौर नहीं करते। तो ध्यान रखना, एक्सेप्टेड का रिजेक्टेड या रिफ्यूज हो सकता है, जिस चीज को मना कर दिया गया हो, और एक्सेप्टेड जिस चीज को स्वीकार कर लिया गया हो। क्लियर? लिख लीजिए। ACCESSION, एक्सेशन। इसमें भी देख लो, एक्सेशन, ACCESS, पहले सी का क्या, दूसरे सी का स, एक्सेशन। एक्सेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें, द एक्ट ऑफ becoming a ruler of a country, किसी देश का शासक बनना। स्पेशली जब आप या कोई भी व्यक्ति राजगद्दी पर बैठता है, चाहे वो राजा बने या रानी बने, स्पेशली उसी को एक्सेशन कहते हैं। ACCESSION, एक्सेशन, द एक्ट ऑफ बिकमिंग अ रूलर ऑफ ए कंट्री, किसी देश का रूलर, शासक बनना। अब वो शासक कोई राजा भी हो सकता है, शासक कोई रानी भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस वर्ड को एक सेंटेंस में काम में लेके बताइए, कोई सेंटेंस बनाइए बढ़िया सा एक्सेशन को लेकर। द accession of Queen Victoria to the throne, the accession of Queen Victoria to the throne, कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनका राजगद्दी पर चढ़ना या बैठना, एक्सेशन। तो एक्सेशन आपकी नाउन की फॉर्म है, किसी देश का शासक बनना। इस तरीके से आप इसको हिंदी में चाहे तो कह सकते हैं एक्सेशन, ACCESSION, इसको लिख लीजिए। एक वर्ड मैंने लिया ACCESSORY, इसमें भी आप देखो, अगर आप इसको एसेसरी बोलते हैं तो आप गलत बोलते हैं, इसको बोलेंगे एक्सेसरी, क्योंकि पहली साउंड क की आएगी, दूसरी साउंड सही की आएगी, एक्सेसरी, एक से सरी, कुछ ऐसा, एक्सेसरी। और प्लूरल फॉर्म पे जाएंगे तो एक्सेसरीज। तो एक्सेसरी सिंगुलर फॉर्म है, एक्सेसरीज बहुत कॉमन वर्ड है और आप डे टू डे लाइफ में बहुत काम में लेते हैं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, इसको लिखूं कैसे, वो बताइए। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ equipment that is useful but not essential। देखो जैसे आपने शोरूम से कोई बाइक खरीदी, अब आपने उस बाइक पर सीट कवर लगवाया, आपके जो दोनों हैंडल हैं उनके ऊपर आपने ग्रिप चढ़वाई, उसमें जो हॉर्न है वो कोई सॉन्ग वाला आपने हॉर्न लगवा लिया, या उसके लेग गार्ड पे आपने रस्सी बंधवा ली, ये सब क्या है, ये एक्सेसरीज हैं। एक्स्ट्रा पीस ऑफ इक्विपमेंट कि मतलब उस चीज को
अच्छा दिखने में इंप्रूव करने में वो एक एक्स्ट्रा पीस का काम तो करेंगी, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है। क्योंकि अगर आप बाइक पर सीट कवर नहीं लगवाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि बाइक नहीं चलेगी, ओरिजिनल जो सीट तो उसके ऊपर है ही, पर आपने उसको एक सेफ्टी के तौर पे उसके ऊपर क्या करवा लिया, सीट कवर लगवा लिया, आपने ग्रिप्स लगवा ली, लेग गार्ड पे आपने कुछ रस्सी बंधवा ली। तो ये आपके एक्सेसरीज हैं, एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूजफुल, जो कि यूजफुल तो है लेकिन वो आपकी मेन चीज नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है, एक्स्ट्रा पीस की तरह वो काम करते हैं और चीजों को इंप्रूव करने में, बेटर दिखने में हेल्प करते हैं। तो एक्सेसरी सिंगुलर फॉर्म है ए डबल सी ई डबल एस ओ आर वाई। इसमें ये नोटिस कर लेना, सी लेटर भी 2 बार आ रहा है ए डबल सी, और एस लेटर भी 2 बार आ रहा है ई डबल एस ओ आर वाई, एक्सेसरी। ठीक है, लिख लीजिए। इसी में मैंने एक वर्ड लिया एक्सीडेंट। तो इसमें पहले सी का क है और दूसरे सी का स है। जैसे अपन अगर कहें तो एक्सीडेंट, क्लियर? तो एक्सीडेंट आप क्या कह सकते हैं, एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। कई लोग अनफॉर्चुनेट भी लिखते हैं, कई लोग इसकी जगह पर अनप्लेजेंट भी लिख देते हैं। तो एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या एन अनप्लेजेंट इंसिडेंट, जिसको आप लोग हिंदी में दुर्घटना भी बोलते हो, दुर्घटना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया तो हम क्या लिखेंगे, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, उस व्यक्ति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो एक्सीडेंट स्पेलिंग बहुत इजी है और ये चीज मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जब डबल सी एक साथ आता है तो ज्यादातर केस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे लेकिन मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले सी की साउंड क पे जाती है, दूसरे सी की साउंड स पे जाती है। एक्सीडेंट, दुर्घटना। ठीक, लिख लीजिए। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक वर्ड लिखकर दिया अक्लेम। क्लेम से इसका मीनिंग मत निकालना, क्लेम तो किसी चीज को लेकर दावा करना होता है, ये अक्लेम है। अब देखो इसमें पहले सी का साउंड क और दूसरे सी का स नहीं है, ये सीधा एक ही उसमें बोलेंगे अक्लेम। ठीक है, तो कुछ जगह पर चीजें नहीं भी मैच होती, जो चीज आपको बताई जा रही है, लेकिन मैक्सिमम स्पेलिंग्स में जो मैंने आपसे कहा एक्सीडेंट है, एक्सेसरी है, एक्सेप्ट है, आपको पहले सी का क और दूसरे सी का स देखने को मिलेगा। अक्लेम का मीनिंग क्या होगा, देखो इसमें ध्यान रखना, टू प्रेज और वेलकम somebody और समथिंग पब्लिकली, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि मान लो जैसे मैंने एडमायर लिख दिया, मैंने प्रेज लिख दिया, प्रेज यानी प्रशंसा करना, एडमायर यानी प्रशंसा करना, लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति का एक सार्वजनिक तौर पे उसकी खुलकर सबके सामने सार्वजनिक तौर पे जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो चीज अक्लेम कहलाती है। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी बट आई। अब इसमें 4 ऑप्शन थे, बट आई रिफ्यूज्ड, बट आई डिनाइड, DENIED, बट आई डिक्लाइंड और बट आई अपोज्ड। अब देखो ये 4 ऑप्शन उसने दे दिए। अब जिनको इन शब्दों का बारीकी से मीनिंग मालूम है वो स्टूडेंट अपना आंसर निकाल लेता है,
क्योंकि आप लोगों को लगता है कि भाई चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन कुछ ना कुछ बारीकी रहती है। जैसे देखने के लिए हम सी वर्ब भी काम में लेते हैं, देखने के लिए हम वॉच वर्ब भी काम में लेते हैं, देखने के लिए हम लुक वर्ब भी काम में लेते हैं, लेकिन इनकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर मैं एक टीचर हूं, मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बोर्ड को देखिए, तो हम क्या बोलेंगे? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वी आर वॉचिंग टेलीविजन। अगर कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, मैंने उसको देख लिया, तो मैं सी की सेकंड फॉर्म काम में लूंगा, आई सॉ ए मैन क्रॉसिंग द रोड। तो जब तीनों सिचुएशंस में मैं देख रहा हूं, तो देखने के लिए फिर कोई भी वर्ब काम में ले सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसको इंग्लिश में कलोकेशन भी कहते हैं। इस पर भी मैं बाद में क्लास लूंगा कि कलोकेशन कैसे काम करता है। तो तीनों सिचुएशन में व्यक्ति देख रहा है, लेकिन उन सिचुएशंस के हिसाब से देखने की अलग अलग वर्ब हैं कि भाई आपको टेलीविजन देखना है तो आप वॉच वर्ब काम में लेंगे। किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना है, जैसे स्टूडेंट को कहा कि भाई ब्लैक बोर्ड को देखिए, तो लुक काम में लेंगे। नॉर्मली आपकी आंखें जो भी देख रही हैं, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, कोई व्यक्ति गार्डन में घूम रहा है, आई सॉ ए मैन क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ ए मैन वॉकिंग इन द गार्डन, तो वहां पर आप सी वर्ब काम में ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली रिफ्यूज होता है मना करना। मेरे पास कोई प्रपोजल आया, मैंने मना कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। रिफ्यूज होता है फ्यूचर के लिए मना करना। डिनाइड होता है कि पास्ट में कोई काम किया गया उसको मानने से इनकार करना, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अपोज्ड विरोध करना। डिक्लाइन का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक मना करना। डिक्लाइन का एक मीनिंग डाउनफॉल भी होता है, पतन भी होता है, लेकिन एज ए वर्ब आप जब देखेंगे तो विनम्रता पूर्वक मना करना। तो मैं एज ए गेस्ट किसी व्यक्ति के घर गया और उस व्यक्ति ने मुझे चाय या कॉफी लेने के लिए कहा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, लेकिन मैंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, बट आई डिक्लाइन। तो जिसको ये बारीकियां मालूम है वो आंसर निकाल देगा। तो कल को अगर एग्जाम में वर्ड आ गया टू प्रेज और वेलकम समबडी समथिंग पब्लिकली, और 4 वर्ड दे दिए, अक्लेम दे दिया, प्रेज दे दिया, एडमायर दे दिया, अब आपको लगेगा प्रेज यानी भी प्रशंसा करना होता है, एडमायर यानी भी प्रशंसा करना होता है, अक्लेम यानी भी। तो अक्लेम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है टू वेलकम और प्रेज समबडी समथिंग पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर सबके सामने किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, तब हम अक्लेम वर्ड काम में लेते हैं। ये बात ध्यान रखिए। मैंने आपसे कहा था जब हम वोकैब पढ़ेंगे तो हमारे सारी चीजें, अब इन शब्दों का प्रेज या एडमायर के साथ क्या रिलेशन है, इनके साथ में ये 4 वर्ड भी आ गए। तो आप अपना सोचने का दायरा ब्रॉड रखिए, विस्तृत रखिए, आपको 25 वर्ड के अंदर 50 वर्ड जितनी वोकैबुलरी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप उस चीज को ध्यान से देखिए, जहां पर हो सकता है आप लिखिए, और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको वोकैब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट गए अकोमोडेट, ACCOMMODATE। सबको मालूम है कि अकोमोडेट की स्पेलिंग में सी लेटर भी 2 बार आता है और एम लेटर भी 2 बार आता है। अकोमोडेट, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। क्या करेंगे? अकोमोडेट की जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, टू प्रोवाइड ए प्लेस चलो मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं। टू प्रोवाइड ए प्लेस टू लिव, वर्क और स्टे इन। कि किसी व्यक्ति को प्लेस प्रोवाइड करवाना, चाहे रहने के लिए या कोई वर्क, कोई काम करने के लिए। आप अगर किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वहां पर बैठ के भी जो काम करते हैं, तो वो भी आपकी क्या है? अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन आपके रहने का स्थान भी हो सकता है, आपके वर्क या जॉब जो प्लेस है, आपकी जॉब करने का जो जगह है, वो भी आपके लिए अकोमोडेशन हो सकती है। तो अकोमोडेट का मतलब टू प्रोवाइड अ प्लेस टू लिव, वर्क और स्टे इन। अकोमोडेट की अगर हम नाउन फॉर्म की बात करें तो ACCOMMO अकोमोडेशन, DATION। अकोमोडेशन इसकी क्या हो गई? नाउन फॉर्म हो गई। और अकोमोडेट इसकी क्या हो गई?
वर्ब फॉर्म हो गई। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है, इन शब्दों से आप एक सेंटेंस बनाइए। जैसे मान लो मैंने लिखा दिस होटल कैन accommodate up to 500 गेस्ट्स। ये जो होटल है ये लगभग 500 मेहमानों को अकोमोडेट कर सकता है। मतलब अगर आप एक बार में 500 मेहमान बुला लेते हैं तो इस होटल में आसानी से इतनी जगह है, इतना प्लेस है, इतनी स्पेस है कि 500 मेहमान आसानी से उस होटल में आ जाएंगे। दिस होटल कैन अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट्स। तो कैन मॉडल के साथ मैंने क्या काम में लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली। तो इस तरीके से अगर आप इन वर्ड्स को शब्दों में सेंटेंसेस में अगर काम में लेना सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश एक अलग ही लेवल की हो जाएगी। अगर आपको ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव है तो लिखने में आपको बहुत आसानी फील होगी और इसी तरह एक एक सेंटेंस करके ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट फील होगा। तो आप वर्ड याद रखिए, उसकी स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप उससे कोई सेंटेंस बना पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लिख लीजिए इसको। फिर हमने लिखा accompaniment, something that complements or supplements something else। कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करती है, ठीक है, अकम्पलीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एक सिंगर हैं तो आप एक गाना गा रहे हैं और आपके साथ एक व्यक्ति है जो गिटार प्ले कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया इन अकम्पनीमेंट ऑफ ए गिटार, एक गिटार के साथ। तो मैं जब गाना गा रहा था तो उस चीज में मेरे गाने के जो साथ है, वो जो धुन जो था, वो जो गिटार प्लेयर था वो भी उसको प्ले कर रहा था और उसके साथ साथ उसके सहयोग से मैंने वो गाना गाया। तो अकम्पनीमेंट का मतलब है किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करना या किसी चीज को सप्लीमेंट करना, ठीक है। तो अकम्पनीमेंट की स्पेलिंग बहुत इजी है, ACCOMPANIMENT, अकम्पनीमेंट। बहुत इजीली आप इस वर्ड को बना सकते हैं, लिख लीजिए। अगर हम इससे एक वर्ब बनाना चाहें, हालांकि उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है, अकंपनी, अकंपनी का मतलब टू ट्रेवल और गो समवेयर विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ कहीं पर जाना, उसे अपनी कंपनी देना, उसे अपना साथ देना या उसके साथ कहीं पर चलकर जाना। अकंपनी टू ट्रेवल और गो समवेयर विद समबडी या समवन, किसी व्यक्ति के साथ कहीं पर जाना तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, अकंपनी। तो कंपनी की स्पेलिंग तो सबको मालूम है, COMPANY, उसमें आप AC जोड़ दो, अकंपनी। और बहुत इजी स्पेलिंग है, ACCOMPANY, अकंपनी। उसी की नाउन फॉर्म मैंने जो ऊपर लिखी थी, अकंपनीमेंट। बस इसका मीनिंग जब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा अलग है, अकंपनी का मीनिंग थोड़ा अलग है, किसी के साथ कहीं पर चलकर जाना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
अकम्प्लिस, यह आपका वन वर्ड भी है। एसएससी के एग्जाम में वन वर्ड के तौर पे ये शब्द कई बार पूछा गया, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिख सकते हैं अ पर्सन हु हेल्प्स another commit a crime। और इसको आप हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए, सहअपराधी। देखो अकम्प्लिस मेन क्रिमिनल नहीं होता, ये किसी भी व्यक्ति को अपराध करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो आपको कोई क्राइम करना है तो आपके लिए उसने एक वेपन का अरेंजमेंट करके आपको वेपन ला कर दे दिया। वेपन से मारा तो आप नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको वेपन मुहैया करवाया, अवेलेबल करवाया, तो वो भी तो आपका अपराध में साथ दे रहा है। ठीक है, तो अकम्प्लिस होता है सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति। अकम्प्लिस ACCOMPLIC, अकम्प्लिस, अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति सह अपराधी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वर्ड ये सेंटेंस में आ जाए तो क्या ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ वर्ड नहीं है? एग्जाम में कई बार ये शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की क्राइम करने में सहायता करे। अकम्प्लिस सह अपराधी। ठीक है, लिख लीजिए। फिर मैंने एक वर्ड लिया ACCORDENCE और ACCORDANCE। इनमें क्या फर्क है कि लास्ट में ENCE आएगा कि ANCE आएगा? अकॉर्डेंस। एक फ्रेज भी होता है इन अकॉर्डेंस विद, एक आपका फ्रेज भी है इन अकॉर्डेंस विद। अकॉर्डेंस में ANCE आता है। याद करिए, अभी मैंने आपको एक स्पेलिंग बताई थी, उसके लास्ट में भी ये क्लस्टर था। अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको पढ़ा था एबंडेंस, ABUNDANCE, याद आ गया? तो उसमें मैंने क्या कहा था? DANCE। तो ऐसे ही जब आपकी वोकैबुलरी आगे चलती जाएगी तो ये कुछ वर्ड्स अपने आप आपके माइंड में ग्रुप बना लेंगे। आपको अपने आप ये याद रहेगा कि भाई इन स्पेलिंग्स के लास्ट में ANCE आ रहा था। अकॉर्डेंस है ACCORANCE, ACCORDANCE, अकॉर्डेंस। एबंडेंस मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अकॉर्डेंस का मतलब आप एक तरीके से अनुरूप लिख सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद एक पूरा फ्रेज होता है किसी चीज के अनुरूप। ठीक है, तो अकॉर्डेंस की स्पेलिंग याद रखिए, सिंपल है, लास्ट में ANCE आएगा, बस ये ध्यान रखना। एक वर्ड है ACCORDION, अकॉर्डियन। अकॉर्डियन वर्ड अगर आपने पहले कभी सुना हो तो उसका मीनिंग बताइए। अकॉर्डियन सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक वाद्य यंत्र होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप चाहें तो नेट पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको व्यक्ति दोनों हाथों से पकड़ता है। इस जैसे हारमोनियम टाइप का होता है, लेकिन हारमोनियम जैसे आपने देखा होगा, पहले गाना था, मैं नाम तो भूल रहा हूं, जीना यहां मरना यहां, इस टाइप से। तो उसके गले में ये लटका होता है और वो दोनों हाथों से इसको बजाता है हारमोनियम की तरह। तो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट यू होल्ड, जो कि आप होल्ड करते हैं, दैट यू होल्ड इन बोथ हैंड्स टू प्रोड्यूस साउंड्स। टू प्रोड्यूस साउंड्स। तो अकॉर्डियन आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू होल्ड इन बोथ हैंड, जो कि आप दोनों हाथों में पकड़ते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, अकॉर्डियन। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बस इतनी, एटलीस्ट इतना तो हमें मालूम होना ही चाहिए। और आप अगर चाहें तो नेट पे जाके इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। अकाउंट की स्पेलिंग बोलो, ACCOUNT, अकाउंट की स्पेलिंग क्लियर है? अकाउंट से मैंने वर्ड बनाया अकाउंटेंट, TANT, और अकाउंटेंट से मैंने वर्ड बनाया ACCOUNTANCY। अब मैं सीधा, वैसे अकाउंटेंसी की स्पेलिंग अपने आप में बहुत इजी है, लेकिन एकदम से मैं अगर आपसे कहता भाई अकाउंटेंसी की स्पेलिंग बोलो तो आप एक सेकंड के लिए सोचते, लेकिन अकाउंट की स्पेलिंग सबको क्लियर है। अकाउंट से हमने क्या बनाया, अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट से हमने एक वर्ड क्या बना लिया, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत इजीली, क्या लिखोगे, द वर्क और प्रोफेशन ऑफ एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट के वर्क या प्रोफेशन को क्या कहा जाता है, अकाउंटेंसी कहा जाता है। एक अकाउंटेंट के वर्क या प्रोफेशन को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंट से अकाउंटेंट और अकाउंटेंट से इजीली अकाउंटेंसी वर्ड बनाया जा सकता है। अकाउंटेंसी के लास्ट में क्या रहा है, ANCY। ये बातें तो देखो आपको बार बार नोटिस करनी पड़ेंगी, बार बार याद रखनी पड़ेंगी। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीजें धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगी। तो अकाउंटेंसी की स्पेलिंग के लास्ट में क्या आएगा, ANCY, ACCOUNT, अकाउंटेंसी। अब चलिए, मैंने जो आपको पढ़ाया, मैं आपसे पूछता हूं कितने लोगों को, ऑनेस्टली करना, देखो चीटिंग नहीं करनी है, आप लोग यहां पर सीखने के लिए बैठे हैं, कोई आपके मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होने वाले, लेकिन आपको अपना एक सेल्फ एनालिसिस करना है कि सर ने जो पढ़ाया तो आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आप एक बार में कितना ग्रैप्स कर पाए, कितना सीख पाए। मैंने जो आपको अभी लगभग 25 वर्ड्स पढ़ाए, उसमें एक वर्ड आया था अक्लेम। कितने लोगों को अक्लेम का मीनिंग याद आ रहा है, बताइए। अक्लेम का मीनिंग क्या था, मैंने आपसे कहा था टू प्रेज समबडी पब्लिकली, कि सार्वजनिक तौर पे किसी वस्तु व्यक्ति की प्रशंसा करना, वो अक्लेम होता है। एक वर्ड था ABSCISSION, एप्सिजन। याद करिए, कितने स्टूडेंट्स को एप्सिजन का मीनिंग मालूम है? एप्सिजन नहीं याद आ रहा? एप्सिजन मैंने आपसे कहा था बायोलॉजी का वर्ड है, नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट के पार्ट्स का नेचुरली अपने आप सूख कर झड़ के अलग हो जाना, जिसके लिए मैंने हिंदी में एक वर्ड लिखा था अपच्छेदन। क्लियर है? तो मैंने वर्ड लिखा था एप्सिजन, ABSCISSION। एप्सिजन किसी प्लांट का, पौधे के पार्ट्स का नेचुरली डिटैच हो जाना, अलग हो जाना। एक वर्ड मैंने लिखा था ABERRATION, एब्रेशन। एब्रेशन याद आया? एब्रेशन का मीनिंग था अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल, कि व्यवहार का एक ऐसा तरीका जो कि यूजुअल नहीं है, सामान्य नहीं है। और उसके आगे मैंने जोड़ा था नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल भी नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा गलत व्यवहार कर रहे हैं लोगों से। एबरेशन, अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल, मे बी अनएक्सेप्टेबल, जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो अब जैसे मान लो आपने 25 वर्ड पढ़े, आज फर्स्ट टाइम पढ़े, ये तो मैंने चलो 3 पूछ लिए। जब आप इनको रिवाइज करोगे तो ऐसे ही 4-5 शब्दों में आप अटक जाएंगे। हो सकता है कि इनकी स्पेलिंग में आप लिखने में कोई गलती कर दें, या इनके मीनिंग जो है वो आपके माइंड से निकल जाएं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो फर्स्ट टाइम, आज मैंने आपको 25 वर्ड्स पढ़ाए, फर्स्ट टाइम पढ़ लिए, कल जब नेक्स्ट 25 पढ़ेंगे तो उनको रिवाइज करेंगे, तो मान लो इन तीनों में आप अटक गए तो इन पर सिंगल टिक लगा लो, क्योंकि आपको यह पता चल गया कि मुझे एक बार में याद नहीं हुए, ये थोड़े से टफ हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो दूसरी बार में टिक लग गया। अब जब तीसरी बार जब हम
51 से लेकर 75 तक के वर्ड्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको अक्लेम याद रह गया कि भाई किसी भी चीज की, वस्तु व्यक्ति की पब्लिकली प्रशंसा करना, लेकिन आप ये दोनों भूल गए तो डबल टिक लग जाएंगे कि साहब ये और भी कठिन है, इनको और देखूंगा मैं। लेकिन 4-5 बार देखने के बाद, 4 से 5 बार देखने के बाद ये वर्ड्स इतने फेमिलियर हो जाएंगे आपके लिए कि आपको इनके सारे मीनिंग याद रहेंगे, इनकी स्पेलिंग्स याद रहेगी और फिर आप इनको नहीं भूलेंगे। तो एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने कल भी आपसे कहा था कि भाई वोकैबुलरी पढ़ने का अपना एक तरीका है कि आपको कैसे पढ़नी है। एक दिन में 100, 150, 200 वर्ड्स ना पढ़ें, नए शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजें भूल जाएंगे। एक दिन में 20 से 25, 30 नए वर्ड्स आप सीख लें काफी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका 3-4 महीने का टाइम है तो इजीली वोकैब 2 से ढाई महीने में, हद मार के 2 महीने में तैयार की जा सकती है। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिकली समझा भी होगा कि हमें वोकैब कैसे पढ़नी है। और जो भी मैं आपको डेली पढ़ाता हूं, आप अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठें मेरे साथ, या तो लिखें या फिर जैसे मैं स्पेलिंग लिखता हूं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर एक टाइम आएगा जब पूरा इकट्ठा बैठकर एक साथ उसको लिख लें। क्लियर है? तो आई होप कि आपने वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।